हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उन सभी की आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं और इनके पीडीएफ्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अब यहाँ पर हम जल्दी ही यूपीटीईटी और प्राइमरी सुपर टेट की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें। और आज का पहला प्रश्न देखिए, चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसने वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? इसी सवाल को ऐसे पूछता है कि वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसके लिए, इस अधिवेशन के लिए जो भाषण तैयार किया गया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, लेकिन इस भाषण को जो पढ़ा गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस अधिवेशन में उनके स्पीच को पढ़ा गया था। सवाल नंबर सेकंड, सूरत अधिवेशन जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी वो कौन सा अधिवेशन था? उसका नंबर आपको बताना है। चलिए, हम बात कर रहे थे सूरत अधिवेशन की, तो सूरत अधिवेशन जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी, इसका मतलब है कांग्रेस में दो विचारधाराएं जन्म ले चुकी थी इस अधिवेशन के दौरान और यहीं से जो है कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी। तो इसमें जो अगर आपको आंसर क्या करना है, सूरत अधिवेशन का कौन सा नंबर बताना है, तो सूरत अधिवेशन हुआ था वर्ष 1907 में और ये 23वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1906 का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जिसको भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत में जो समय की गणना की जाती थी, जो समय के लिए स्टैंडर्ड मापा गया था वो उज्जैन से मापा जाता था। यानी उज्जैन को अभी जो है प्राचीन काल में उज्जैन को जो है समय की गणना के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भारत को जो है फिजियोग्राफिक रीजन्स में जब हम बांटते हैं, ऊपर से आते हैं, ऊपर हिमालय है। अगर आप पश्चिम में देखें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो ये रेंज हैं, पूरी दक्षिण भारत तक जाती हैं। तो 4-5 जो डिवीज़न हैं भारत के, जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसमें सबसे बड़ा भाग किसका है? तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो उत्तरी मैदान हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा एरिया इन्हीं का है। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब है जो गंगा के द्वारा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इनके द्वारा या सिंधु नदी के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बने हुए हैं उन्हीं को नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। इनमें से कौन सी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? इनलैंड ड्रेनेज रिवर इनमें से कौन सी है? इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर जो मैक्सिमम नदियां होती हैं वो क्या करती हैं, एक ऊंचे स्थान से निकल करके वो अपने जल को कहाँ, किसी समंदर, किसी सागर में गिरा देती हैं। लेकिन इनलैंड रिवर हैं या फिर अंतःस्थलीय जो नदियां होती हैं, ये नदियां ऊंचे स्थानों से निकलकर जब आती हैं, आते आते ये किसी समंदर में अपना जल नहीं गिराती हैं, बल्कि ये रास्ते में या भूमि में ही कहीं सूख जाती हैं या विलीन हो जाती हैं। सागर में गिरने से पहले ये भूमि में ही ये विलीन हो जाती हैं एक तरीके से, ठीक है, यानी ये अपना जल समंदर में नहीं गिराती। इसलिए अंतःस्थलीय यानी केवल स्थल तक ही सीमित होती हैं ये नदियाँ। और इनमें जो नदी है स्थल वाली, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये नदी है घग्गर। घग्गर नदी इनलैंड रिवर है। ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल से निकलती है। हिमाचल में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है ये, और राजस्थान में जाकर के ये एक तरीके से ये राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जो जोग प्रपात है ये किस नदी पर है? जोग जलप्रपात जो बना हुआ है ये वाटरफॉल, ये झरना है श्रावती नदी पर, और लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में है ये झरना। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है?
तो जो चेरापूंजी है ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी मेघालय के अंदर है, या इसी के साथ एक और नाम भी मिलता है मौसिन राम। तो मौसिन राम और चेरापूंजी ये दोनों मेघालय में ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। सवाल नंबर अगला देखिए। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में जो आर्थिक न्याय है, इसका उपबंध किस आर्टिकल या किस भाग में किया गया है? जो हमारे देश का संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है, उद्देशिका, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इनका वर्णन किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है ये। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? नरसिम्हन कमेटी किस सुधारों से संबंधित थी? एक्चुअली जो नरसिम्हन समिति ये बनाई गई थी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारने के लिए बनाई गई थी वर्ष 1991 में। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी जो एम नरसिम्हन थे, इनके द्वारा। तो इसको बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए इसको लाया गया था। यह ऑप्शन में मिल सकता है वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति। सवाल नंबर अगला देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद की गई थी। किसके द्वारा? ये एग्जिम बैंक के द्वारा। देखिए पहले एग्जिम बैंक के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो एग्जिम बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जो एग्जिम बैंक है इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। और ये बैंक का उद्देश्य जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय एग्जिम बैंक। सवाल नंबर अगला देखें। किसके कार्यकाल में भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन को आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1991 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण था ये पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 में। सवाल नंबर अगला देखिए। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस है तो उस पर कोई भी बॉडी शरीर तैरती है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस उसका कर दिया जाए तो बॉडी पर क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, जो पानी का टेम्परेचर है, अगर हम पानी का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका घनत्व कम होता चला जाता है, डेंसिटी उसकी, और तापमान कम रहने पर जो है पानी का घनत्व एक तरीके से बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है वो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो पानी का घनत्व रहता है वो मैक्सिमम होता है। और अधिक घनत्व वाले जो पानी होते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसा पानी उसमें तैरना आसान होता है। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं तो इससे क्या होगा, पानी पर जो तैरने वाला व्यक्ति है वो डूब जाएगा क्योंकि घनत्व कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला देखिए। हीलियम के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? जो हीलियम होता है, हीलियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है इसमें 4, और इसका परमाणु क्रमांक रहता है 2, 2He4 आपने पढ़ा है। और इसके हीलियम के जो नाभिक है, इस नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। 22 कैरेट जो सोना है इसकी शुद्धता कितनी होती है? 22 कैरेट प्योर गोल्ड की शुद्धता कितने % होती है? इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें पता है जो प्योर गोल्ड है, जो 100% प्योर गोल्ड क्या होता है, 100% शुद्ध होता है ये। तो ये 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर गोल्ड होता है, यानी 100% प्योर होता है। अगर हम इसमें 1% की वैल्यू निकालें, या सिंपली आप कह सकते हैं इस 100 को इधर ही रहने दीजिए और इस 24 को यहाँ ले आइए, इस साइड बचा 1। तो ये कैरेट की वैल्यूज़ हैं, हमें 22 कैरेट की बतानी है, तो 22 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो आती है 91.66%, किसकी? 22 कैरेट की। तो आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यानी ये 92% हो गया, यानी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है
ओरिजिनल जो वैल्यू रहेगी वो 91.6। तो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना होता है तो 92% रहेगा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते रहें, और ये सब प्रोसेस किया जाता है गुणसूत्रों के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम में पाए जाते हैं हमारे डीएनए, आरएनए, जो कि अनुवांशिकी के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम, इसमें आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। सवाल नंबर अगला, सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर हमेशा जो है गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यहाँ। तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं या जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यहीं पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? जो ओजोन की लेयर है समताप मंडल के अंदर, ये किस चीज़ से रक्षा करती है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। तो इसमें देखो, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग उल्कापिंड तो नहीं होगा, इसमें अंतरिक्ष मलबा नहीं है, हानिकारक वायु नहीं। तो इसमें जो रेडिएशन है, स्पेशियस एंड अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, या सिंपली रेडिएशन ऑप्शन में है बेस्ट, इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2020 में हिंद महासागर आयोग में किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इसमें भारत को ही ये दर्जा मिला था, इसलिए क्वेश्चन ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट देखें, जून 2020 में जर्मन बुक टुडे ने शांति पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया था? ये डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हीं को मिला था। भारत के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस सेट में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज हम, लेकिन कल से 1 अक्टूबर से जो आपको प्रैक्टिस सेट्स या क्लासेस मिलेंगी, उसमें कोशिश रहेगी कि सामने से आकर के आपको ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, क्वेश्चंस को डिस्कस करें। और कल पॉसिबल है कि 1 अक्टूबर को रात 9 बजे हम जो है लाइव सेशन करेंगे, अपना लाइव क्लास। आप 9 बजे या 8:30 बजे जो है लाइव सेशन की टाइमिंग रहेगी, एक बार दिन में कल इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो रात में ज़रूर आप लाइव क्लास से जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।